हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आई हूँ जीएसटी एंड कस्टम्स लॉ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। 2018 में क्वेश्चन पेपर जो आया था एग्ज़ाम में बीकॉम ऑनर सेमेस्टर 6 डी यू सॉल की ही मैं बात कर रही हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं पूरा जितना मुझसे इस वीडियो में कवर हो पाएगा मैं उतना इस पेपर को एक्सप्लेन करूँगी विद देयर आंसर्स, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। और वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, लाइक में कंजूसी ना करें। और आपके लिए ही मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं टाइम टू टाइम PDFs भी अपलोड करती रहती हूँ। तो बेसिकली वो मैंने आप लोगों के लिए ही बना रखा है टेलीग्राम, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप ही का चैनल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2018 में जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम्स लॉ का क्वेश्चन पेपर आया था बीकॉम ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ, सेमेस्टर 6। 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन नंबर 1 की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए क्या बोला गया। द न्यू GST regime इज बून फॉर ऑल, कमेंट ऑन द रैशनले ऑफ GST इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो ये रैशनले पे ऑलरेडी मैं वैसे वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये। और नंबर 2 आपको क्वेश्चन पूछा गया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। CGST रूल 2017 के अंडर जो हमें गिवन है प्रोसीजर, वो बताना है। और रजिस्ट्रेशन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना GST एंड कस्टम्स लॉ की। बाकी यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी ही। सी क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड जो कि एस्टैब्लिश है गुजरात में, उसने सप्लाई करी, गुड्स की सप्लाई करी। तो उन्होंने फॉलोइंग सप्लाईज करी। तो उस बेसिस पे हमको कुछ कैलकुलेशंस करनी है। हमें एक्स लिमिटेड की एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है। हमें एक्स लिमिटेड के बारे में ये बताना है कि क्या एक्स लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए GST के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या उसको नहीं कराना चाहिए, यानी कि वो लायबल है या वो लायबल नहीं है। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्या एक्स लिमिटेड लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए इफ़ ऑपरेटिंग इन त्रिपुरा, अगर वो त्रिपुरा में ऑपरेट हो रही है तो, और अगर यस तो वाई। तो ये हमें तीनों क्वेश्चन ABC एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं। तो ए क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या बोला कि GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये तो हमें पता ही है। इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को थोड़ी ना GST पे कर रहे हो, है ना। डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप इनडायरेक्टली पे कर रहे हो। अल्टीमेटली कस्टमर को ही बर्डन टैक्स का भरना पड़ रहा है। लेकिन देखो, जो इनकम टैक्स होता है उसको हम डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप पे वो आपकी इनकम पे वो लेवी होता है और आपको गवर्नमेंट को ITR फाइल करके अपना इनकम टैक्स भरना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, आप देखो लिखा होता है उस पर आपका GST इतना लगा है। आप कोई रेस्टोरेंट में भी गए, वहाँ पे भी आप जो भी उनकी सर्विसेज ले रहे हो फूड या, उस पर भी वो GST लगा के देते हैं। तो आप अल्टीमेटली वो पे कर रहे हो ना। लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को वो व्यक्ति पे करेगा जो GST के अंडर रजिस्टर्ड है, राइट। वो रेस्टोरेंट का मालिक पे करेगा। तो दैट इज इनडायरेक्ट, दे आप ही रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली पहुंच रहा है गवर्नमेंट तक, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें पता है GST को के आने से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। वैट हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, कस्टम ड्यूटी, पता नहीं क्या क्या ड्यूटीज़ हुआ करती थी। कहने का मतलब है, तो इन सबको एक तरीके से मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया गया, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम एक कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको डिस्क्राइब किया गया है। मल्टी स्टेज होते हैं इसमें, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दैट इज़ लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। जब हमने स्टार्टिंग की, देखो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, जब आपको डीपली पढ़ना है ना तो आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, राइट।
ये सारा मैंने प्रोसीजर आपको समझा रखा है ऑलरेडी कि कैसे वैल्यू एडिशन होता है, कैसे टैक्स लगता है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो अब इसको बून बोला गया, इट इज़ ए बून फॉर ऑल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो जीएसटी को बून बोल रहे हैं, किन रीजंस की वजह से बोल रहे हैं वो हम समझते हैं कि नंबर 1 कि जीएसटी हैज़ मेनली रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या, देखो पहले क्या होता था, डुअल, दो बार टैक्स लग जाता था। अब क्या होता है, बहुत सारे टाइप के टैक्स हुआ करते थे, तो ये टैक्स भी लग रहा है, वो टैक्स भी लग रहा है, बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होती थी, कास्केडिंग इफेक्ट। तो जब जीएसटी आ गया तो हमें पता है यही टैक्स लगेगा, एक इकलौता यही टैक्स लगेगा। तो इसने एक तरीके से इस कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया, और जब ये रिमूव हो गया तो इससे क्या हुआ, गुड्स की जो कॉस्ट थी वो इम्पैक्ट हुई। जब आप ज़्यादा टैक्स दोगे तो गुड्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ना, और यही आपका ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ये हट गया, जिससे आपकी गुड्स की कॉस्ट जो है वो कम हो गई एक तरीके से। तो जीएसटी ने रिमूव कर दिया इस कैस्केडिंग इफेक्ट को। और क्यों कर दिया, और क्योंकि जो जीएसटी है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई जैसे जैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन कैसे होता है भाई, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पर गया प्रोडक्ट, कुछ मैन्युफैक्चरर अपना मार्जिन ऐड करके तो होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर अपना मार्जिन ऐड करके तो आगे रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करके तो कस्टमर को देगा ना। तो ये क्या है, ये वैल्यू एडिशन है, और हर स्टेज पे जीएसटी लग रहा है, राइट, हर स्टेज पे लग रहा है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप वो वीडियोस ज़रूर देखना, स्टार्टिंग की 4 वीडियोस मैंने यूनिट 1 पे ही बनाई हैं, वो आप ज़रूर देखना इसका अच्छे से, इसको डीपली समझने के लिए। नंबर 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं, इन द केस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स देयर इज वे टू क्लेम क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन एक्वायरिंग इनपुट। तो यहाँ पे बोला गया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के केस में देयर इज अ वे टू क्लेम क्रेडिट, आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। किस चीज़ का क्रेडिट भाई, देखो आप हो प्रोड्यूसर, ठीक है, लेट सपोज आप हो प्रोड्यूसर, आप प्रोडक्ट बना रहे हो भाई, आपको अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, जिसको आप इनपुट बोलते हो, राइट। अब उस इनपुट को जिससे भी आप परचेज करोगे, वो इनपुट जो भी वो रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे जिससे भी, वो भी तो आपको उस रॉ मटेरियल पे जीएसटी लगा के देगा ना। तो जो जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको क्रेडिट करने का, क्लेम करने का आपका हक होता है यहाँ पे। तो व्हाट हैपन्स इन दिस केस is the individual who has paid a tax already can claim credit। कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने उस रॉ मटेरियल पे ऑलरेडी जो जीएसटी पे किया है उसको आप क्लेम कर सकते हो। जब आप अपना टैक्स सबमिट करोगे तो आप बताओगे भाई जीएसटी मेरा वैसे तो बनता इतना है, लेकिन मैं ऑलरेडी रॉ मटेरियल के सप्लायर को इतना जीएसटी पे कर चुका हूँ, तो वो आप माइनस कर दीजिए और मेरी लाइबिलिटी इतनी बनेगी सिर्फ, राइट। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियोस में। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब तक नहीं देखोगे ना, जो मैंने प्रैक्टिकल में डिस्क्राइब किए हैं, तब तक आपको और ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बस मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स दे सकती हूँ। नंबर 3, ड्यू टू फुल एंड सीमलेस क्रेडिट, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर डू नॉट हैव टू इंक्लूड टैक्सेस एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इन्होंने क्या बोला, ड्यू टू फुल एंड सीमलेस क्रेडिट, मैन्युफैक्चरर जो थे, ट्रेडर्स जो थे, डू नॉट हैव टू इंक्लूड टैक्सेस, उनको टैक्स इंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और विच इज़ अ बिग रीज़न दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू रिडक्शन इन प्राइस, जिससे क्या होता है कि जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप कुछ इंक्लूड कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रही। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। तो जीएसटी से क्या हुआ, गुड्स के प्राइस डिक्रीज हुए एंड हेल्प्स प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, मतलब तो ऐसे कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचा जो प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस सेंसिटिव का मतलब जो किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले उसका प्राइस जानते हैं कि भाई इसका कितना प्राइस है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर। Number 4, GST regime also brought a centralized system of way bills by the introduction of e-way bills। e-way bills का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में जब बिल्स होने लगे, तो जीएसटी ने एक तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम ला के दिया कि बिल्स जो है वो ई-वे बिल्स होंगे। ई-वे बिल्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से आप बिलिंग करोगे,
नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे से बिलिंग नहीं करोगे तो फिर जीएसटी कौन पे करेगा जीएसटी? तो इसीलिए ये सिस्टम लाया गया ई वे बिल्स का, कि बिल जो भी बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वे में बनाओ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक वे में होनी चाहिए। जब आपका गुड्स की मूवमेंट इंटरस्टेट हो रही है या इंट्रा स्टेट हो रही है, मतलब इंटरस्टेट का मतलब स्टेट में देखो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। लाइक अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट स्टेट मतलब गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो ये क्या है, इंटरस्टेट, स्टेट में सप्लाई हो रही है, गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से अम्बाला, तो ये क्या है, मूवमेंट ऑफ गुड्स इंटरस्टेट हो रही है। इंट्रास्टेट की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा टू दिल्ली, दिल्ली टू पंजाब, पंजाब टू राजस्थान, तो ये इंट्रास्टेट होती है। तो इसमें क्या कर दिया गया इन्होंने कि सब कुछ स्मूथ चले, कोई बैरियर ना हो गुड्स की मूवमेंट में, इसीलिए ई वे बिल्स लाया कि जो भी बिल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वे में जनरेट करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग बिग रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े रिकॉर्ड मेंटेन करने की बजाय रिटर्न्स एंड रिपोर्टिंग अंडर डिफरेंट स्टेटस, ऑल असेसीज विल बी मोर कंफर्टेबल अंडर जीएसटी। असेसी का मतलब क्या होता है? असेसी का मतलब वो बंदा, वो पर्सन जिस पे टैक्स लेवी होता है, जो पर्सन लाइबल होता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए, दैट इज कॉल्ड असेसी। तो बिग रिकॉर्ड्स, बिग रिटर्न्स, बिग रिपोर्टिंग मेंटेन करने की बजाय अब जीएसटी में सारे असेसीज को ज़्यादा कंफर्टेबल उन्होंने महसूस किया, क्योंकि उनकी कंप्लायंस कॉस्ट भी रिड्यूस हुई। भाई तुम पहले इतने सारे टैक्स भरा करते थे, तो सबकी रिटर्न भरो, सबका ये करो वो करो, तो इससे क्या है, कंप्लायंस कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। कंप्लायंस का मतलब ये जो सारे लीगल चीज़ें हो रही हैं, टैक्स क्या है, लीगल है, आपको चार पांच जगह टैक्स भरना पड़ रहा है, तो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट, लीगल कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ना। तो जब लेकिन जीएसटी आया तो आपको ज़्यादा ये बड़े बड़े मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही जीएसटी है, उसी को पे करो, दैट्स इट। तो कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हुई, जिससे क्या हुआ, आप क्लेम भी कर सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ईजीली। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब बहुत ईजी है, देखो जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि सब आपने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल पे भाई आप ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हो, तो वो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, तो आप उस वाले जीएसटी को माइनस जरूर करोगे, ये बात ध्यान रखना। तो वो क्लेम करने का अधिकार आपका होता है कि भाई जो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो उसको आप माइनस कर सकते हो, दैट्स इट। दस द न्यू जीएसटी रिजाइम इज अ बोन फॉर ऑल, और इसलिए ये सबके लिए एक तरीके से भी बोन था भाई, बहुत ही अच्छा एक तरीके का कॉन्सेप्ट आया। अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। बी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताया, ये देखो मैंने रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी बताया था, अभी हम जल्दी से पढ़ लेते क्या प्रोसीजर है इसका। तो प्रोसीजर देखो यहाँ पे इन्होंने 6 पॉइंट्स में आई थिंक इन्होंने एक्सप्लेन किया है जीएसटी का प्रोसीजर, अच्छे से पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको जीएसटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना है तो आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे जी? पहले आप वैलिडेशन करोगे, आप क्या करोगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, 01 REG 01 फॉर्म आप भरोगे, और अपनी जो है जीएसटी पोर्टल पे जाके अपना ये फॉर्म भरोगे। आपका पैन कार्ड लगेगा, आपकी ईमेल आईडी लगेगी, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, और आपको अपनी स्टेट बतानी पड़ेगी कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो या किस स्टेट से आप बिजनेस कर रहे हो। नंबर 2, जनरेशन ऑफ टेम्पररी रेफरेंस नंबर। जब आपने ये सारी डिटेल्स भर दी तो आपका एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा जीएसटी पोर्टल। जब आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गया, आपका पैन, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, आपका, तो एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपका जनरेट किया जाएगा और एप्लीकेंट को ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि ये आपका TRN नंबर है, TR नंबर है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। नंबर 3 प्रोसीजर क्या होगा, जब आपने ये सब हुआ फिर आप क्या करोगे, आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कराओगे पार्ट बी में, फॉर्म का पार्ट बी, यूजिंग द रेफरेंस नंबर। आप उस टेम्पररी रेफरेंस नंबर का यूज़ करोगे और एप्लीकेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेगा, ड्यूली साइंड और वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यानी कि आप उसको पहले अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। किससे वेरीफाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से वेरीफाई करना है, अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स। ऑब्वियसली भाई फॉर्म में वो मांगेंगे ना आपसे डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप अटैच करोगे, राइट।
नंबर 4, इशुएंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली जाएगी देन आपको इस बात की एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी कि हमने आपकी मतलब जीएसटी पोर्टल से आपको एक मेल या आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर दी, इस बात की एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी। नंबर 5, वेरिफिकेशन होगा। भाई अब आपने अपनी एप्लीकेशन तो भेज दी, अब जीएसटी वाले क्या करेंगे, आपकी उस एप्लीकेशन को वेरीफाई तो करेंगे ना, और वेरीफाई करने के बाद जब उनको लगेगा कि हाँ ठीक है तो अप्रूवल दे देंगे वो आपको, ठीक है जी आप हो जाओ रजिस्टर्ड। तो जब आप अप्रूवल मिल जाएगा आपको देन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो इशू कर देंगे। जब वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो वो आपको एक GSTIN देते हैं। GSTIN का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर CGST एक्ट मीन्स हमें बताए गए हैं। सी क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया। अच्छा बी हमारा ख़त्म हो गया जी, चलिए देखो ए और बी, ये हमारा क्वेश्चन ए हमारा बी दोनों हो गए हैं। अब हम सी पे फोकस करेंगे। सी को फोकस करने से पहले सी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हमें क्या बोला, हमें एक कंपनी का डेटा दिया इन्होंने, एक्स लिमिटेड जिसका नाम है। इन्होंने बोला कि एक्स लिमिटेड जो कि गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है, उसने कुछ वैल्यूज़ मेड द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ सप्लाई, उन्होंने बताई 2017 से 18 की बात की कि भाई उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स कितने रुपए के करे। उन्होंने ऐसे गुड्स की सप्लाई करी जो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड गुड्स की भी उन्होंने सप्लाई करी है। उन्होंने रिवर्स चार्ज गुड्स की भी सप्लाई करी है। उन्होंने नॉन टैक्सेबल गुड्स की भी सप्लाई करी है। उन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई भी करी है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको उनकी सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि क्या उनको रजिस्ट्रेशन कराना लायबल है इस कंपनी को या नहीं, और अगर हाँ तो अगर वो त्रिपुरा से ऑपरेट हो रही है तो क्या चक्कर है, इस चीज़ का हमें आंसर करना है। तो हम बात कर लेते हैं अपने सी आंसर की जो कि गिवन है यहाँ से। तो सबसे पहला उन्होंने हमसे ये पूछा था ना कि एग्रीगेट टर्नओवर बताओ जी। तो एग्रीगेट मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या, ऐसी सप्लाई जिस पे उस एक्स लिमिटेड कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा, वो होती है टैक्सेबल सप्लाई। तो इसमें हम क्या क्या एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि क्या क्या हटा देंगे, हम इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू को हटा देंगे, ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ये सब हम हटा देंगे। और तो exempt supply exports of goods or both interstate having the same PAN to be computed all India based but excludes central tax। तो देखते हैं अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे। इन्होंने क्या किया देखो, सेल ऑफ गुड्स लिया इन्होंने, यही सारा जो था, और इनका टोटल कर दिया इन्होंने और एग्रीगेट बना दिया 38,60,000 का। ये था हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब इनको टोटल कर दिया इन्होंने। नंबर 2 सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 CGST एक्ट का क्या बोलता है, एवरी सप्लायर शेल बी लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कि भाई हर वो सप्लायर जो टैक्सेबल सप्लाई करता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है जीएसटी में। लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस भी हैं भाई, कुछ कंडीशंस भी हैं जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। वो क्या पढ़ाई थी मैंने, याद कर लो। मैंने तुम्हें बताया था स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स होती हैं और उसके अलावा स्टेट्स होती हैं, है ना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में भी मैंने बताई थी, याद भी नहीं आ रही है मुझे वो, मैंने बताई थी, बहुत सारी स्टेट्स थी। ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थी वो थी। तो अब इन्होंने त्रिपुरा इसीलिए तो पूछा, त्रिपुरा भी तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है CGST एक्ट में। और सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 CGST एक्ट का क्या बोलता है कि पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई शैल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कि भाई जो पर्सन इंटर स्टेट मतलब अपनी स्टेट के अंदर ही वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको तो मैंडेटरी है रजिस्टर्ड करवाना अपने आप को। सिंस टर्नओवर ऑफ एक्स लिमिटेड इज अबव थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख एंड ऑल्सो इट इज़ मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। तो एक्स लिमिटेड का जो टर्नओवर है वो अगर 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो इसीलिए
देखो हमने देखा ना, इसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हुआ ना, 38,60,000 इसका था, अभी हमने टोटल किया ना, तो 20 लाख से ज़्यादा है, इसका मतलब एक्स लिमिटेड को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। नंबर 3 इन्होंने त्रिपुरा के बारे में पूछा कि अगर मान लो यही बिजनेस त्रिपुरा में हो रहा होता तो त्रिपुरा के केस में क्या होता। तो त्रिपुरा एक स्पेसिफाइड स्टेट है, मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स हैं, वो मैंने जीएसटी वाले रजिस्ट्रेशन वाले वीडियो में बता रखी है कौन सी है, वो आप देख लेना। त्रिपुरा बीइंग अ स्पेसिफाइड स्टेट, देयरफॉर पर्सन शैल बी लायबल टू रजिस्टर इन त्रिपुरा। अगर त्रिपुरा से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो त्रिपुरा के केस में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो यस, यहाँ तो 38,60,000 है उसकी एक्स लिमिटेड की टर्नओवर, तो कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन इस केस में भी। चलिए जी, अब हमारा आता है, ये देखो ये इन्होंने और करके क्वेश्चन दे रखा है, और मतलब अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि या तो ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो अब पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला। इन्होंने यहाँ पे भी ABC 3 टाइप के हमें क्वेश्चंस दिए। इन्होंने क्या बोला, नंबर 1, जीएसटी काउंसिल स्टैंड्स एज द बैकबोन ऑफ द होल जीएसटी लॉ। एल्यूसिडेट का मतलब एक्सप्लेन करो, एल्यूसिडेट द स्टेटमेंट। देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये बोला कि जीएसटी काउंसिल, जो मैंने शुरुआती वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया था कि जीएसटी काउंसिल में वो सभी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे ये जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर है, ये सब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल स्टेट का क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वो सब हमने जीएसटी काउंसिल में कवर किया था। तो इसको बैकबोन क्यों बोल रहे हैं हम जीएसटी लॉ का, वो हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 2, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन व्हाट केसेस इज रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी अंडर सेक्शन 24। तो देखो रजिस्ट्रेशन का तो आप सेक्शन याद ही कर लो, 24 सेक्शन है ये हमारे सीजीएसटी एक्ट का। तो रजिस्ट्रेशन क्यों कंपल्सरी हो जाएगा, कौन कौन से केसेस में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कंपल्सरी हो जाएगा, वो हम स्टडी करेंगे। और नंबर 3 हमसे पूछा गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इन्होंने हमें 5 आइटम दी नीचे, 1 2 3 4 5, और हमें ये बताना है कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड है या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सीजीएसटी एक्ट शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। देखो मैंने ये सब पहले वाली वीडियो में बता रखा है, शेड्यूल 2 के बारे में भी बताया था, तो पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। जीएसटी काउंसिल के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जीएसटी काउंसिल एक फेडरल फोरम है जिसमें सेंटर गवर्नमेंट इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है, दोनों के बारे में सब कुछ गिवन है कि दोनों का टैक्स रेट, रूल्स, रेगुलेशंस क्या रहेंगी, जीएसटी काउंसिल ये सब डिसाइड करता है ना। और विच कंसिस्ट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर एंड ऑल दी स्टेट्स, तो सबके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसको हम जीएसटी लॉ का बैकबोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से हम जीएसटी काउंसिल को जीएसटी लॉ का बैकबोन बोल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल सकते हो। देखो नंबर 1 इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला रेकमेंड टू यूनियन एंड स्टेट ऑन टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस टू बी सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी। यानी कि जीएसटी काउंसिल ही वो है जो सेंटर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है कि आपको टैक्स कितना रेट से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, सेस कितना लेना चाहिए, सरचार्ज कितना लेना चाहिए जीएसटी के अंडर। नंबर 2, जीएसटी काउंसिल ही वो अथॉरिटी है जो रेकमेंड करती है, जो एडवाइस करती है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कि कौन सी चीज़ों पे जीएसटी लगेगा, कौन सी चीज़ों पे हमें जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, हमें जीएसटी नहीं लगाना चाहिए उन चीज़ों पे। नंबर 3, एडवाइजेज ऑन दी थ्रेश होल्ड लिमिट। जीएसटी काउंसिल ही वो अथॉरिटी है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस करती है कि आपकी जो जीएसटी आप अप्लाई कर रहे हो जिस टर्नओवर पर, उसकी थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है। जैसे अभी हमने पढ़ा 20 लाख की और 10 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट, टर्नओवर की हमने बात की थी, तो उसकी ये जो लिमिट है ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये जीएसटी काउंसिल ही तो डिसाइड कर रहा है ना। नंबर 4, ये जीएसटी के रेट्स रिकमेंड करता है, ये लेवी के प्रिंसिपल्स कि भाई किस तरीके से आप लेवी करोगे जीएसटी, कैसे आप अपॉर्शनमेंट करोगे इंटीग्रेटेड जीएसटी को, और प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे,
प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। नंबर 6 स्पेशल प्रोविजंस, जो हमारी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया स्पेशल कैटेगरी की स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, ये सब भी इसके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस हैं वो बताए गए हैं। अदर रिलेटेड मैटर्स वो सब जीएसटी काउंसिल का काम है ये। नंबर 2 मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, मतलब इन्होंने पूछा हमसे कि किन किन केसेस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा भाई जीएसटी के अंदर। तो सेक्शन 22 इस बात को डिस्क्राइब करता है। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 इस बात को डिस्क्राइब करता है। पहला कि पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, भाई इंटर स्टेट आप सप्लाई कर रहे हो और वो भी टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो, राइट, तो इस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं उनको भी कराना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज के अंडर कोई टैक्स पे कर रहा है तो उसको भी। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, तो सेक्शन 9 CGST एक्ट का सेक्शन 9 के अंडर जो सब सेक्शन 5 दिया हुआ है उसके अंडर अगर कोई पर्सन को टैक्स भरना पड़ रहा है तो उसको भी जीएसटी में मैंडेटरी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इंडिया में तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, तो सेक्शन 51 में जो टीडीएस काट रहा है बेसिकली उसको भी कराना पड़ेगा। तो ये सब सारे कंपलसरी केसेस हैं। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो भी इसको भी कराना पड़ेगा भाई। उसके बाद एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस, कोई भी पर्सन अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डाटाबेस एक्सेस सप्लाई कर रहा है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया इनटू अ पर्सन इन इंडिया, वो बाहर है इंडिया के और इंडिया में वो चीज़ें सप्लाई कर रहा है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे कि हाँ भाई गवर्नमेंट की या काउंसिल की नज़रों में उनकी रिकमेंडेशन में इस पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है तो वो पर्सन भी उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब हम शेड्यूल 2 की बात कर रहे थे, तो CGST एक्ट 2017 में हमारी शेड्यूल 2 क्या करती है? शेड्यूल 2 क्या करती है? शेड्यूल 2 ना सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस को कैटेगराइज कर देती है, इनको बांट देती है। तो नंबर 1 इन्होंने कैसे ट्रीट किया? नंबर 1 लीज ऑफ लैंड। लीज ऑफ लैंड का मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल का मतलब जो हिल नहीं सकती, लैंड ज़मीन को आप कैसे हिला सकते हो, राइट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब आप अपनी ज़मीन को लीज पर देते हो किसी को, लीज का मतलब आप लीज आपने अपनी ज़मीन को यूज़ करने का अधिकार किसी को दे दिया, लीज़ पे दे दिया आपने अपनी ज़मीन और बदले में आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, लीज़ रेंट मिल रहा है। तो ये क्या है? एक तरीके से आपने अपनी सर्विस करी है, सप्लाई की सर्विस करी है, ठीक है, गुड्स की नहीं करी, यहाँ पे सर्विस की सप्लाई करी है। नंबर 2 एनी ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड, कि अगर आप गुड्स का टाइटल को ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसका मतलब गुड्स का टाइटल का मतलब आप वो गुड बेच रहे हो एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल, राइट। तो इसको हम गुड्स की सप्लाई के अंडर मानेंगे। तो देयरफॉर डिस्पोजल ऑफ डिफेक्टिव टेलीविज़न शैल बी, आप कोई टेलीविज़न डिफेक्टिव टेलीविज़न है यानी कि ख़राब टेलीविज़न है वो भी बेच रहे हो तो एक तरीके की सप्लाई ऑफ गुड्स है। नंबर 3 ट्रांसफ़र कर रहे हो लेकिन टेम्पररी कर रहे हो, टेम्पररी ट्रांसफ़र कर रहे हो अगर आप, या फिर आप यूज़ करने की परमिशन दे रहे हो, या आप अपनी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करना उसके की परमिशन दे रहे हो, तो वो एक तरीके की सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि किस चीज़ को आप सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे, किस चीज़ को आप सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे। तो जब गुड्स 1 लाख के हों और वो सप्लायर के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएँ अपनी ब्रांच से हरियाणा में, इट इज़ कैटेगराइज एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे। और परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ मशीन अगर आप कर रहे हो तो ये भी एक तरीके से फ्रॉम स्टॉक टू पर्सनल यूज़, तो ये भी एक तरीके से गुड्स की सप्लाई माना जाएगा।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, यानी एक तरीके से 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।